हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। आज का जो वीडियो है ले लेते हैं वो BSOC 134 का है और इसमें यूनिट जो है 11 ले लेते हैं। सामाजिक अनुसंधान में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT। ठीक है, ओके चलिए। तो इसमें देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से बन सकते हैं। तो शिक्षा और अनुसंधान में ICT यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो होती है इसका विकास कैसे हुआ, इसका क्या महत्व है। ठीक है, कंप्यूटर और बहुसंचार के माध्यम से ICT का विकास, ई लर्निंग और ICT क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए जो यूनिट है वो बन सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ICT यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको बोला जाता है, का मतलब क्या होता है। तो इसका तात्पर्य उन प्रौद्योगिकियां और तकनीकियों से है जो हमें दूर संचार के माध्यम से ज्ञान एवं जानकारी के विशाल क्षेत्र तक पहुंचाती हैं। यानी दूर संचार के माध्यम से जो हमें ज्ञान एवं जानकारी देती हैं वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहलाती हैं। जैसे इसमें इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेलुलर फोन, संचार एवं सूचना के अन्य तरीके होते हैं। ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने हमारे समाज को बहुत गतिशील बना दिया है। संचार साधनों की एक विस्तृत श्रृंखला यानी बहुत बड़ी श्रृंखला हमें उपहार में दी है और हम लोगों ने कम समय में यहाँ पे होना चाहिए, विशेष रूप से त्वरित संदेश, वॉइस ओवर IP, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग जैसे प्रौद्योगिकियों के साथ आगे विकास किए हैं। उनके माध्यम से हम संवाद करते हैं। इस वक्त में सबसे बड़ा उदाहरण ये है, इस वक्त जो मैं आपके सामने हूँ और आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, भी सूचना प्रौद्योगिकी का ही एक उदाहरण है। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप हमसे क्वेरी करते हैं, वो भी उसी का एक उदाहरण है। तो दूर दराज के जो देश में लोग रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं इसके माध्यम से, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, और जो दुनिया भर में, विश्व भर में जो इसका यूज करते हैं, जो इसका उपयोग करते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़कर एक दूसरे का हाल समाचार लेते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाए हुए रहते हैं। ठीक है, तो ICT जो है यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वो आधुनिक गणना और अभिकलन के आधार के रूप में काम करती है। ठीक है ना, और जिसने बदलने में आभासी संचार और संवाद के आधुनिक रूप को डिजाइन किया है। तो यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आज के समय को हमने बहुत डेवलप किया है। पहले जो पत्र में हम अपने हाल समाचार संदेशों को कहते थे, आज वो हम ICT के माध्यम से कहते और पहुंचते हैं। तो ICT के लिए यदि एक सार्वभौमिक परिभाषा को ढूंढना हो कि सार्वभौमिक एक अच्छी परिभाषा इसकी क्या हो सकती है, ठीक है ना, तो कठिन है। फिर भी हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि उन सभी प्रयोग आने वाले यंत्रों, उपकरणों, नेटवर्क से संबंधित, जैसे विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन होता है, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, हिंदी वर्ड है तो इंग्लिश में समझ लीजिए, आपके लिए सही होगा। प्रणाली के निर्देशों यानी सिस्टम रूब्रिक का अर्थ निकालने के लिए वाक्यांश का आविष्कार कह सकते हैं। ठीक है, जो व्यक्तियों, सरकार या निकायों के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि ICT जो होता है इसके तहत ये मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि ये तार और बेतार यानी कि वायर्ड और वायरलेस जिसे हम बोलते हैं, तार यानी वायर्ड और वायरलेस यानी बेतार नेटवर्क, दोनों इसमें शामिल होते हैं। और साथ साथ में इसमें हम लैंडलाइन, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे लिए इनको उपयोग करना आजकल बहुत आसान हो गया है और आजकल तो हम इनके बगैर रह भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पर अगर आज के दौर में देखा जाए तो हमारे सामने तो अब यहाँ पे रोबोट ऐसी सी तकनीकों में आ रहे हैं, ऐसी तकनीकों के कंप्यूटर आ रहे हैं, ऐसी तकनीक से लेंस, टीवियाँ आ रही हैं। ये सब क्या है, ये सब ICT का ही यहाँ पर महत्व दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे स्मार्टफोन है, डिजिटल डिवाइस है, ठीक है ना, रोबोटिक सिस्टम है, ये सभी मौजूदा ICT के उपकरण से जोड़े गए हैं और हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं। हमारे जो कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादा होता है, इसके माध्यम से तेज होता है, फास्ट होता है। अब हमें यहाँ पे पहले की तरह, लेटर की तरह वेट नहीं करना पड़ता है कुछ दिन का, हफ्तों का, महीनों का। अब तो सेकंड में काम हो जाता है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब हमें जाने की
मिलने की जरूरत नहीं होती है, घर पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम तुरंत उनको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आईसीटी एक सर्वव्यापी शब्द है जो रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल फोन, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सभी से जुड़ा हुआ एक डिवाइस, सिस्टम, एप्लीकेशन होता है, जिसके साथ साथ रेडियो कॉलिंग आदि की इनका प्रयोग शिक्षा जैसे विभिन्न संस्थानों में भी किया जाता है। अब इस वक्त यदि आप मान लीजिए इग्नू करता भी है, लाइव क्लासेस भी लेता है, कहीं कहीं पे फेसबुक वगैरह में उसने अपना एक वो भी बना के रखा है, वहां पे वीडियो भी डालता है, तो किसके माध्यम से है? ये आईसीटी के माध्यम से है। तो आईसीटी के साथ साथ सर्वव्यापी अंकीय विभाजन डिजिटल डिवाइस का एक युग का प्रादुर्भाव हुआ। समाज में एक कुख्यात लैंगिक अंतरराज में सामाजिक आर्थिक कारकों का उतार चढ़ाव आया। अब हम देख लेते हैं शिक्षा और अनुसंधान में आईसीटी का विकास, एक संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। ठीक है ना, तो आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, मनुष्यों में भी बोलने के विकास के साथ बीज बो दिए हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो बात करने की शक्ति होती है, जो बात करने का माध्यम होता है, अपनी जानकारी, अपने नॉलेज को साझा करने का माध्यम होता है, वो सब इसके माध्यम से हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सजो के रखते हैं। तो वाक शक्ति यानी बात करने के अलावा पुरुषों ने एक दूसरे से अपनी भावनाओं को संचारित और संप्रेषित करने के लिए भी यहाँ पे बहुत सांकेतिक प्रतिरूप बना दिए हैं। और सबसे पहला यहाँ पे लेखन कौशल के आविष्कार का पता कांस्य युग की शुरुआत में चलता है। तो शिक्षा और अनुसंधान में आईसीटी का क्या विकास है, एक संक्षिप्त इतिहास के रूप में देख लेते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा और अनुसंधान में आईसीटी का विकास है। तो देखिए, लेखन का आविष्कार 3000 ईसा पूर्व की शुरू हुई थी, जब मिस्र के लोगों द्वारा भोजपत्र यानी पेपाइरस का आविष्कार किया गया और जिसके बाद से लोगों ने लेखन की होड़ लग गई थी। तो भोजपत्र के पौधे की नील के डेल्टा में खेती होती थी और यहाँ पूरे डेल्टा में बहुतायत में उगाया जाता था। ठीक है, और लेखन के लिए बड़े पैमाने पर इसका भोजपत्र का उपयोग होता था। ये देख लीजिए, पपीरस जो यहाँ पे है उसको इस तरह से यहाँ पे दर्शाया गया है। ये पपीरस है, एक पौधा है, पत्ता है यहाँ पे, जिस पे लोग लिखते थे। ये देखिए लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो यह भी कहा जाता है कि जो भूमध्य सागरीय के क्षेत्र थे, साथ साथ में कुश के राज्य में भी बहुतायत से लेखन में इस्तेमाल किया जाता था और तब ये और ज्यादा अस्तित्व में आया। और जब इसका चर्म पत्र यानी चमड़े के समान कागज द्वारा प्रतिस्थापन नहीं किया गया और बीजांटिक साम्राज्य में चर्म पत्र यानी कागज का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो भोजपत्र पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, मतलब भोजपत्र के बाद चर्मपत्र का उपयोग हुआ और लेखन प्रणाली में जो प्रारंभिक कांस्य युग में शुरू हो चुकी थी उसका अचानक आविष्कार नहीं हुआ, बल्कि प्रतीकात्मक प्रणालियों की प्रथाओं और परंपराओं से पहले से ही वो वहां पे था। पूर्व रूपों में पहले से ही लेखन के रूप में समुचित उपयोग में नहीं लिया गया, लोगों ने उसमें लिखा नहीं, तो आज उन्हें लेखन के आधुनिक रूपों के अग्रगामी के रूप में ले लिया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, उन्हें प्रोटोटाइपिंग कहा जाता है, जो विचारों को व्यक्त करने के लिए वैचारिक विचारों का चित्रण करने वाले या आरंभिक ज्ञानवादी प्रतीकों से लिया गया। तो प्रोटोटाइपिंग किन्हें कहते हैं? जो विचारों को व्यक्त करते हैं और प्रारंभिक ज्ञानवादी प्रतीकों से विचारों को लिया गया। ठीक है ना, क्योंकि इनमें कोई इनकी प्राकृतिक भाषा नहीं होती है। और ये जो प्रणालियां है प्रारंभिक नवपाषाण काल की 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुई थी प्रोटोटाइपिंग। अब नवपाषाण युग के तुरंत बाद जब कोई प्राचीन इतिहास में कांस्य युग की बात करता है तो लेखन की जो भूमिका होती है और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि कांस्य युग में विभिन्न संस्कृतियों ने विभिन्न लिपियों की प्रचुर और विपुल यानी बहुत सारे मात्रा में विकास एवं वृद्धि को देखा। और सुमेरियन, मिस्र के चित्रलिपि, चीनी की लानोग्राफ, सिंधु और इंडस की लिपि इनके उल्लेखनीय महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया में सुमेरियों द्वारा जो लेखन का क्यूनिफॉर्म रूप था, एक रूप था जिसको क्यूनिफॉर्म कहा जाता था, जो शायद सबसे प्रारंभिक रूपों में एक था। ठीक है, और दूसरी ओर जो चित्रलेख जिसे हायरोग्लिफ कहा जाता था, जो प्राचीन मिस्र लेखन प्रणाली का महत्वपूर्ण लक्षण था।
तो ये मिस्र का ही नहीं, ये मिस्र ही था जिसने चित्रात्मक और सचित्र लिपि का आविष्कार किया। मतलब लिखने के साथ साथ में से चित्रों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था, और जिसकी स्टार्टिंग मिस्र से मानी जाती है। चीनी लिपि लानोग्राफ जो काफी लोकप्रिय रहा, और दुनिया में लेखन की सबसे पुरानी प्रणाली का निर्माण भी कहा जाता है किसको, चीनी लानोग्राफ लिपि को। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि चीनी लिपि भी कई प्रकार की है और हजारों संख्या में है। आज भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाले चीनी लाजोग्राम के परिवर्तित सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा निर्मित सिंधु लिपि का उपयोग करते हैं, और जिनको पढ़ना भी मुश्किल है। इसी तरह मैक्सिको के घाटी तट क्षेत्र में अल्पेम लिपि का विकास हुआ। देखिए, लिपियां तो बहुत है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। लोगों को ये नहीं पता कि लिपि कौन सी है, किस भाषा में, किस लैंग्वेज में लिखी है, इस लिपि का नाम क्या दिया जाए, और किस देश की कहाँ की है, किस सभ्यता की है, ये सबसे बड़ी चीज आती है। तो कांस्य युग के तुरंत बाद लौह युग आया, और जब फोनेशियन वर्णमाला का बोलबाला रहा, और वर्णमाला ने विशेष रूप से अरामिक और ग्रीक वर्णमाला को जन्म दिया, और ग्रीक वर्णमाला को स्वर ध्वनियों के लिए पहली बार प्रतीकों के निर्माण करने का, विशेष प्रतीकों के निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। तो अब यहाँ पर प्रतीकों का भी निर्माण हो गया था, और ग्रीक और लैटिन अक्षर और वर्णमाला ने कई यूरोपीय लिपियों को जन्म दिया। जनरली हम लोग देखते हैं कि पुरानी कोई ऐसी भाषा लैंग्वेज होती, चाहे इंग्लिश की क्यों ना हो, वो हमेशा ग्रीक से ही ली जाती है। ठीक है, ग्रीक या लैटिन भाषा से। तो ये एक तरह से जन्म कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है इनको। तो गाथिक और सिरिलिक लिपियों को यूरो एशिया में और पूर्वी यूरोप में विभिन्न तुर्किक, मंगोलिक और इराकी भाषी देशों में इस्तेमाल किया जाता था, और दूसरी ओर जो अरामिक अक्षर हिब्रू और दक्षिण अरबी वर्णमाला में विकसित हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीक और यूरोप की सभी आधुनिक लिपियों का एकाएक उभारने वाला यानी स्प्रिंग बेड के रूप में लिया जाता था, और ग्रीक का सबसे लोकप्रिय वंशज लैटिन लिपियां हैं, जिन्हें कई बार रोमन लिपि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय से अरबी और फारसी जैसी प्रमुख भाषा का विकास हुआ, और 14वीं शताब्दी के पुनर्जागरण ने ग्रीक और लैटिन की वापसी को लोकप्रिय साहित्यिक भाषाओं के रूप में देख लिया, और जब से लेखन की प्रकृति विशेष रूप से साधनों के विकास के बाद विकसित हो रही थी। ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पे आईसीटी में लेखन क्षमता हमने देख लिया। ठीक है, ओके। ये है जोहान्स गुटेनबर्ग। ठीक है, जोहान्स गुटेनबर्ग एक जर्मन सुनार, आविष्कारक, प्रिंटर और एक प्रकाशक थे, और मुद्रण के लिए यांत्रिक चल टाइपिंग मशीन और उनके आविष्कार की शुरुआत को दूसरी शताब्दी का मील का पत्थर माना गया था, और इस आविष्कार को मानव इतिहास के आधुनिक काल की जय जयकार करने में महान व्यापक कारक माना गया। ठीक है ना। तो जोहान्स गुटेनबर्ग के बारे में आता है तो आपको उनकी लिपि के बारे में लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, संचार साधनों के माध्यम से आईसीटी का समावेश। अब संचार साधनों के माध्यम से आईसीटी का समावेश कैसे हुआ। ठीक है ना। देखिए, शिक्षा के साथ आईसीटी की सबसे पहली ज्ञात खोज अन्वेषण यानी खोज या शिक्षा के साथ आईसीटी और समझौता औपनिवेशिक युग के पहले हो सकता है। देखिए, भारत में जून 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा अपना पहला रेडियो प्रसारण किया गया। 1930 के दशक में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन, जिसे बीबीसी के नाम से जाना जाता था, ब्रॉडकास्ट रेडियो के माध्यम से शैक्षिक और सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे। 1937 में आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अपने शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया, और यह काफी लंबा समय तक, यानी 2005 अग्रवाल के अगर आप देखें, ये एक कोड ये रहते हैं कि आप ये देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा सब कुछ। के बाद फिर भारत ने पहला शैक्षिक रेडियो स्टेशन, जिसे ज्ञानवाणी कहा गया, 2002 में शुरू किया। ज्ञानवाणी देश के कैदी भारत के रूप में भी आता। देखिए, संचार साधनों के माध्यम से आईसीटी का समावेश तो वही है, लेकिन यदि भारत के रूप में भी आता है कि भारत में संचार के साधनों के माध्यम से आईसीटी का समावेश कैसे हुआ, तो फिर आपको यही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ज्ञानवाणी था, वो देश के कई शहरों में अपनी सेवा देने वाला एक शैक्षिक और तीव्रशाली संदेश एफएम रेडियो स्टेशन था। ठीक है ना। और इसके कार्यक्रमों को शैक्षिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, सरकार के मंत्रालयों के विशेष रूप से राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों जैसे विभिन्न निकायों द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है ना।
और टेलीविजन की बात करें तो यह निश्चित रूप से रेडियो से अधिक प्रभावी था, क्योंकि इसमें श्रव्य और दृश्य, श्रव्य के साथ साथ में दृश्य भी, विजुअल जो तकनीकी होती है उसका भी इसमें समायोजन था, मतलब हम इसे देख सुनने के साथ साथ देख भी सकते थे। और टेलीविजन की जो भूमिका होती है 1932 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अवोवा की राज्य विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ अवोवा द्वारा आयोजित प्रायोगिक मोड पर पहली उपस्थिति दर्ज कराई थी, पहली बार 1932 में। और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण टेलीविजन के उपयोग और इस्तेमाल को कम करना पड़ा, और अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने शिक्षा प्रदान करने में टेलीविजन के महत्व को अच्छी तरह से समझ लिया था। और 1952 में ना तो लाभ और न व्यवसायीकरण के आधार पर शैक्षिक प्रसारण के लिए 242 आवृत्तियों को आरक्षित किया गया था। तो ये था टेलीविजन, रेडियो, यानी कि संचार के बारे में यदि आता है आईसीटी में तो आपको टेलीविजन, रेडियो, इनके बारे में आपको उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे तो आप पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर और मल्टीमीडिया के माध्यम से आईसीटी का विकास, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कंप्यूटर और मल्टीमीडिया के माध्यम से यानी सूचना प्रौद्योगिकी का विकास किस तरह से हुआ। तो देखिए, सूचना और जो प्रौद्योगिकी है शायद कंप्यूटर और बहुसंचार मल्टीमीडिया के आने से अपने चरम पर पहुंच गई, और बिल्कुल सही है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से पहले ही कंप्यूटर्स आ गए थे। अब यहाँ पर देखिए, एक अंग्रेज मैकेनिकल इंजीनियर चार्ल्स बेबेज, जिसको जनक माना जाता है, ये कंप्यूटर के जनक है, ठीक है ना। एक प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर को बनाने की विचार की कल्पना की, और 1990 में माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद 1982 में एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी, प्रौद्योगिकी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कारपोरेशन IBM, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में था, उसने घरेलू और औद्योगिक दोनों उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर पेश किए यानी बनाए। और जल्दी ही संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस में शोधकर्ताओं के साथ चल रहे सहयोग के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में बने आपस में जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण करने का प्रयास किया गया, ठीक है, इसे मल्टीमीडिया कंप्यूटर कहा जाता है। और 1970 के दशक के शुरुआत में NPL नेटवर्क और मेरिट नेटवर्क और साइक्लैड नेटवर्क जैसे नेटवर्क की शुरुआत हो गई थी, और डेटा नेटवर्किंग का गहन शोध किया गया। काफी समय बाद जो है लोकल, स्थानीय क्षेत्र तंत्र यानी लोकल एरिया नेटवर्क जिसको कहा जाता है, इसको विकसित किया गया। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP के माध्यम से कार्य शुरू कर दिया गया। इसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कार के तुरंत बाद ही इंटरनेट ने धीरे धीरे रूप ग्रहण कर लिया, जो आज के समय पर अपने चरम पे है। और वेब पर बनने वाले सबसे पहला लोकप्रिय सर्च इंजन याहू सर्च था, और उसके तुरंत बाद मेगलेन, एक्साइट, इन्फोकेक, इंटकामी आदि बहुत से सर्च इंजन बने। और आज की डेट में गूगल जो है वो सर्च इंजन का बाप कहा जाता है, ये ना है ना, 2000 के पास गूगल आया जो आज भी है। और जल्द ही माइक्रोसॉफ्ट के MSN, बिंग और बाइडू, गिबगॉल्ट और मोजिक जैसे बहुत से अन्य प्रमुख प्रतिष्ठित सर्च इंजन यहाँ पे बन गए। जितने भी सर्च इंजन जानते हैं ये चार्ल्स बेबेज हैं, तो आप उनके बारे में यहाँ पे लिख डालिए, ठीक है ना। ओके, चार्ल्स बेबेज के बारे में मान लीजिए पूछ लेता है तो 26 दिसंबर 1791 से 18 अक्टूबर 1871, मतलब 1791 में बर्थ हुआ और 1871 में एक्सपायर हो गए। एक अंग्रेजी गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और मैकेनिकल इंजीनियर थे। बेबेज ने डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाने के बारे में सोचा, और कुछ लोगों द्वारा कंप्यूटर का पिता के श्रेय में बेबेज को नाम भी दिया जाता है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। और सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर के आविष्कार का श्रेय बेबेज को दिया जाता है, ठीक है ना। ई लर्निंग क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि आप ई लर्निंग ही कर रहे हैं और करते हैं। ई लर्निंग का इतिहास बहुत मतलब कि चौंकाने वाला नहीं, क्योंकि बहुत पहले से चलता आ रहा है। और 1970 के दशक से इसकी शुरुआत हुई, जब विकसित राष्ट्रों में 90 के मध्य के दशक में तेजी से इसका विस्तार हुआ। और 1982 में जब ला जाला के प्रसिद्ध वेस्टर्न बिहेवियर साइंसेस इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया ने ऑफ मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज नाम से अपना स्कूल खोला, तो ऑनलाइन लर्निंग सामने आई। और 1989 में फिनिक्स विश्वविद्यालय ने इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से शिक्षा कार्यक्रमों की पेश शुरुआत कर दी। चलिए मैं आपको अपने बहुत कम उसमें बता देती हूँ कि ई लर्निंग क्या कहलाता है। ई लर्निंग का मतलब होता है कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ना, ICT के माध्यम से पढ़ना, ठीक है ना।
शैक्षिक कार्यक्रम जो होते हैं, शिक्षा के जो कार्यक्रम होते हैं, आज आप YouTube के माध्यम से आज जो है ये वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये ई लर्निंग का ही कमाल है। ऑनलाइन कार्यक्रमों की शुरुआत करना, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई जो है अवेलेबल करवाना, स्टडी अवेलेबल करवाना, ये ई लर्निंग कहलाता है। ठीक है ना। आप PDF जो पढ़ते हैं वो भी ई लर्निंग का एक माध्यम है। तो यदि हम भारत में देखते हैं तो कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत मूल रूप से भारत में 1967 में मुंबई के बरोज में संयोग डाटा के समूह की स्थापना के साथ हुई थी। ठीक है ना। और यहाँ पर अंधेरी, मुंबई के अंधेरी में जो पहला सॉफ्टवेयर जोन था, मुंबई में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र से भारत के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्माण कंपनियों के द्वारा शामिल किया गया था। और 1976 में यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई और भारत सरकार ने 1990 के दशक में IT के साथ बड़े पैमाने पर तैयार किए और समानता हासिल करने में मदद की। और यहाँ पर देखिए, भारतीय निकायों के नुक्कड़ों और कोनों भर में ई गवर्नेंस की बिल्डिंग्स ब्लॉक स्थापित करने में एक भूमिका निभाई। मतलब गली गली में इनकी जो बिल्डिंग्स है वो बनाई गई थी। और 1990 के बाद से आर्थिक सुधारों की घटनाओं के साथ साथ मानव संसाधन विकास क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। और विशेष करके जो परिवर्तन था वो शिक्षा के क्षेत्र में था, जो क्रांतिकारी बदलाव लाया, जो कंप्यूटर और इंटरनेट सेवाओं के रूप में महत्वपूर्ण था। ठीक है ना। इस सेवा के रूप से हमारे 4 प्रमुख मेट्रो शहर कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और मद्रास से आनंद लिया गया, यानी इसको विस्तारित किया गया। ठीक है ना। धीरे धीरे बराबर और व्यवस्थित रूप में ICT सेवा जो है स्कूलों में दबे पांव चली आई। अब भारत में समय आ गया है कि शिक्षा, उच्च शिक्षा अनुसंधान में सूचना प्रौद्योगिकी की प्रमुखता और महत्व की सराहना की जाती है। कंप्यूटर में पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। और उच्च शिक्षा देने वाले जो उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातकोत्तर की उपाधि देने शुरू हो गई थी। ये सब किसके टाइम में हुआ था? श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। और यहाँ पर जो है पहली मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थापना हुई थी। तो 26 अगस्त 1942 को आंध्र प्रदेश में पहली मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना शुरू की गई। और आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे अब BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, देश में शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण सुधारवादी कार्य किए थे। अधिक देर तक बैठने की आवश्यकता वाली कक्ष प्रणाली, ठीक है ना, से दूर खुली प्रणाली ने प्रारंभिक प्रणालियों को चुनौती दी। अब आजकल आप क्या कर रहे हैं? ओपन मुक्त विश्वविद्यालय खोल दिए गए हैं। प्राइवेट सेक्टर पे आप कहीं भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर में बैठे हुए आप पढ़ रहे हैं, आपको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा है, आपको बुकेज अवेलेबल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल से पढ़ लीजिए, लैपटॉप कंप्यूटर से पढ़ लीजिए, हम आपको लेक्चर वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये ई लर्निंग ही तो है ना। तो मुक्त विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम जो है, ये सभी ई लर्निंग के अंतर्गत ही आते हैं और जहां पे ICT ने अपना बोलबाला कर रखा है। ठीक है। इसे तो बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान में ICT का अनुप्रयोग क्या है? देखिए, सामाजिक अनुसंधान में भी इसका प्रयोग किया गया है और यहाँ पे 3 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है ICT के लिए आवेदन का। ठीक है। सामाजिक अनुसंधान में पूर्व आंकड़े संग्रह के पूर्व और विश्लेषण में ICT का अनुप्रयोग होता है, डेटा संग्रह और विश्लेषण में ICT का अनुप्रयोग, और पोस्ट आंकड़े संग्रह के बाद और विश्लेषण में, यानी आंकड़े इकट्ठा करने के पहले और बाद में जो विश्लेषण होता है उसमें ICT का सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है। फिर जब डाटा यानी आंकड़ा इकट्ठा हो जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, तो उसमें भी ICT का प्रयोग होता है। और इसमें पोस्ट आंकड़े संग्रह, यानी कि आंकड़े संग्रह करने के बाद विश्लेषण में भी ICT का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने यहाँ शोध गंगा क्या है थोड़ा सा ये देख लेते, टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए तो देखिए, ये इंफॉलनेट सेंटर द्वारा स्थापित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक शोध और शोध निबंधों, ठीक है, कि अंकीय डिजिटल भंडार को निरूपित करने वाला नाम है। शोध गंगा शब्द की रचना इंगली नेट सेंटर द्वारा स्थापित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक शोध और शोध निबंध के डिजिटल भंडार की पहचान करने के लिए की गई थी। और यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे हम एक डेटाबेस सेट करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं और अपने विशेष क्षेत्र पर शोध करते हुए साहित्य समीक्षक लिस्ट का बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकते हैं। तो ये शोध गंगा है। मेंडेली क्या है? मेंडेली लंदन में स्थित एक कंपनी है जो शैक्षणिक और अकादमिक अनुसंधान के लिए आवश्यक उत्पादों और सेवाओं की प्रदाता है। ये प्रबंधन है तो अपनी सेवा के लिए
एक संदर्भ में, एक अच्छे संदर्भ में जानी जाती है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर शोध पत्रों के प्रबंधन और साझा करने के लिए किया जाता है। यह विद्वानों के लेखों के लिए ग्रंथ सूची उपलब्ध कराती है और ये कार्य हमारे साहित्य की समीक्षा करने में बहुत मदद करते हैं। तो मेंडली गूगल स्कॉलर क्या है देख लीजिए, टिप्पणी के लिए आ सकता है, ठीक है ना। तो गूगल स्कॉलर आसान रूप से सुलभ एक वेब सर्च इंजन है जो प्रकाशन स्वरूपों और विषयों के संग्रह में विद्वानों के साहित्य के पूर्ण पाठ मेटा डेटा को अनुक्रमित करता है, यानी रखता है, ठीक है ना। और ये 2000 से तब अस्तित्व में आया, तब से लेकर आज तक इसमें अधिकांश अकादमिक पत्रिकाओं, पुस्तकों, सम्मेलन पत्रों, शोध पत्रों, शोध प्रबंधों, पूर्व प्रिंटों, सार तकनीकी रिपोर्ट, अन्य विद्वानों के साहित्य इसमें शामिल होते हैं। यह उपयोगकर्ताओं के लेखों को डिजिटल या भौतिक प्रतियों की खोज करने की अनुमति देता है, चाहे वह ऑनलाइन हो या पुस्तकालय में हो, ठीक है ना। यह पूर्ण पाठ पत्रिका, लेख, तकनीकी रिपोर्ट, पूर्व प्रिंट शोध पुस्तकों और दस्तावेजों को अनुक्रमित करने में लगा हुआ है और ऐसे वेब पृष्ठ भी शामिल किए गए जिन्हें विद्वानों के रूप में लिया जाता है। तो गूगल स्कॉलर की खोज के परिणाम वाणिज्यिक पत्रिका लेखों पर फीड करते हैं और इसलिए अक्सर हम किसी लेख के केवल सार उद्धरण की रूपरेखा तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्या आपका गूगल स्कॉलर। आंकड़े संग्रह और विश्लेषण में आईसीटी का अनुप्रयोग, क्या उपयोग है, ठीक है ना। आंकड़े संग्रह और विश्लेषण में देखिए, डेटा संग्रह जो होता है वो सामाजिक अनुसंधान का एक चरण बना हुआ है, एक माध्यम बना हुआ है और इस माध्यम से शोधकर्ता जो डेटा होता है उसको एकत्र करता है, वह अध्ययन करता है और यह उन चरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है जो मापने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। हम दिए गए सेटअप में अध्ययन करना चाहते हैं और ये शोधकर्ता को उन चरों के बारे में सवाल जवाब देने में सक्षम बनाता है जो अध्ययन करना चाहता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का जो है डेटा दिया जाता है, मान लीजिए पॉपुलेशन के बारे में है तो पॉपुलेशन कहाँ की क्या कितनी है तो वो डेटा के माध्यम से पता चलती है। फिर एक विशेष स्टेट की पॉपुलेशन, उस स्टेट के जिले की पॉपुलेशन, तो मतलब यहाँ पर एक तरह से किसी भी जानकारी को जानने का, ठीक है ना, जानकारी जो होती है उसको अध्ययन करने का तरीका जो होता है डेटा के माध्यम से किया जाता है, ठीक है ना। और इसकी प्रत्येक विधियां होती हैं, ठीक है। और ये जो आंकड़े होते हैं सभी अनुसंधान परियोजनाओं में आवश्यक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अनुशासन कुछ भी हो, सभी आंकड़े संग्रह का उद्देश्य सबको उपयुक्त डेटा और गुणवत्ता के समूह को खींचकर बाहर निकालना होता है, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके लिए क्वेश्चन। तो ये बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको पढ़ाया है, अभी पढ़ लीजिएगा। ई लर्निंग क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या इसका उपयोग है, सूचना प्रौद्योगिकी का, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है ना, राइट। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो कोई कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। कोई अगर आपके मन में क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ओके राइट। आंकड़े विश्लेषण में आईसीटी का अनुप्रयोग, जस्ट अभी जो ऊपर देखें वही चीज है कि डेटा विश्लेषण भाग में जाएंगे, अभी तक अनुसार तो वही मतलब कि मात्रात्मक गुणात्मक चर क्या होता है, जो सार होता है उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ओके। आंकड़े विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर, तो आंकड़े विश्लेषण के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर, देव इन्फो क्या है, तो यह एक संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में बनाया गया एक डेटाबेस सिस्टम है और अंततः मानव विकास की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास समूह द्वारा समर्थन किया गया है, ठीक है ना। तो देव इन्फो एक व्यवस्थित और समान तरीके से डेटा को व्यवस्थित करके संग्रहित करके प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया एक उपकरण है जो कि सरकारी विभागों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा ये उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। ELKI इंडेक्स स्ट्रक्स द्वारा समर्पित KDD एप्लीकेशन है, ठीक है, ओके, जिसका उपयोग शिक्षण अनुसंधान के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। पांडा यह एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है जिसे डेटा हेरफेर और विश्लेषण के लिए लिखा गया है। डेटा संरचनाओं और समय श्रृंखला को पेशकश करने, ठीक है, और पेशकश करने में माहिर है, ठीक है। और ये SQL, माइक्रो एक्सेस जैसे फाइल स्वरूपों के ढेर सारे डेटा को आयात करने के लिए पांडास काफी लोकप्रिय है, ठीक है ना, ओके। मान लीजिए असंख्य संगठन है, शोधकर्ता है, अनुसंधान संख्याओं के डेटा विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज प्रदान करते हैं पांडा, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है, ये लास्ट में देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा सा।
इम्पॉर्टेंट इस यूनिट में आपका ई लर्निंग बन जाता है, ठीक है ना। ई लर्निंग के साथ साथ में आपका बन जाता है संचार सूचना जो है आईसीटी के माध्यम से क्या है वो आपके लिए बन जाता है। कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और ये आ गया यहाँ पे निष्कर्ष। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।